7 साल पहले पवन माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सुनीता से तय कर दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा सके। MBA होते हुए भी उसने सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी, इसलिए BA पास घर के कामकाज में सुनीता माता पिता को पवन के लिए सर्वोत्तम लगी। हालांकि वो पढ़ने में होशियार थी, लेकिन ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत किसी ने समझी नहीं। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से MNC कॉर्पोरेट संस्कृति में ढलने की कोशिश में पवन धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने लगा। वह बार बार अपनी पत्नी की तुलना कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली सहकर्मी महिलाओं से करने लगा। उसे सुनीता में सिवाय खामियों के कुछ नजर नहीं आता। इस बीच उसकी अपनी एक महिला सहकर्मी रितिका से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी और बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पली बड़ी रितिका के सामने एक छोटे से कस्बे की सुनीता पवन की आंख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही पवन का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसने बगैर सोचे समझे एक गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सुनीता की हर चीज में नुक्स नजर आता। यदि सुनीता कभी उसे फोन मिला देती तो वो चिल्लाने लगता, तुम्हें 1000 बार समझाया, मुझे यहाँ फोन मत किया करो। काम करता हूँ ऑफिस में, कोई आराम नहीं कर रहा हूँ यहाँ। खैर तुम कहाँ समझोगे, और फोन पटक देता। बेचारी सुनीता अपने पति की कड़वाहट को चुपचाप पी जाती। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती। उसे लगता कि वो पवन के लायक ही नहीं है। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद पवन अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सुनीता की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती थी। उसे लगता शायद बच्चे के आने के बाद उनके रिश्ते में कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन पवन बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। रितिका ने पवन को कई बार समझाया कि वह सुनीता से तलाक ले ले। इस बात को लेकर पवन और रितिका में कई बार झगड़ा भी होते। कई बार पवन ने सुनीता को तलाक देने का मन भी बनाया, लेकिन फिर अपने माता पिता की नाराजगी और सामाजिक मर्यादाओं के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सुनीता अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि पवन को उसकी याद आएगी तो वो उसे लेने आ जाएगा, वरना क्या फर्क पड़ता है कि वो ससुराल में रहे या मायके में। उसे रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उम्मीद की एक डोर बंधी हुई थी। फिर सुनीता के माता पिता भी बेटी की लगभग बिखर चुकी शादी की चिंता में भूलते जा रहे थे। पवन के माता पिता ने सुनीता के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हर समय मन में होने वाले यह ग्लानि भी मिट गई कि सुनीता वहाँ उसके माता पिता की सेवा कर रही है और वह है कि रितिका के साथ अपनी जिंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह सुनीता के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवन ने तलाक के कागज
सुनीता के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रितिका के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगे। वहाँ 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक पवन के तलाक का इंतजार नहीं कर सकती थी। अतः रितिका माता पिता और परिजनों का मन रखने के लिए विवाह प्रस्ताव को गंभीरता से लेने लगी और पवन से दूरी बढ़ाने लगी। नियति को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि पवन को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में नीदरलैंड भेजा गया। महत्वाकांक्षी पवन इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए तलाक और रितिका से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रितिका से विदा लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उससे मिल रहा है। वो सोच रहा था इतना गहरा रिश्ता यूं तो नहीं टूट सकता। लेकिन पवन के जाने के कुछ ही महीनों बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और माँ बाप के कहने पर एक NRI लड़के से शादी कर ली। रितिका की शादी के बारे में जब पवन को पता चला तो वो पूरी तरह टूट गया। नीदरलैंड में प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर वह भारत लौट आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताश में डूबा पवन टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। आज वह हर मायने में हार चुका था। उसे रह रहकर उसका सुनीता के साथ किया गया तिरस्कार भरा व्यवहार याद आता। रितिका उसका इंतजार भी नहीं कर पाई। थोड़ी सी दूरी से रिश्ता ही खत्म हो गया। उसे लगता कि रितिका ने उसके साथ जो किया है वो सुनीता के साथ किया गया अन्याय की सजा है। वक्त की इस चोट से उबरने के लिए पवन ने फिर से काम तलाशना शुरू किया। कंपनी से निकाले गए कर्मचारी को कोई भी कंपनी अच्छा पैकेज देने को तैयार नहीं था, अतः उसे काफी कम पैकेज पर एक सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली। पवन अब जीवन में अकेलेपन से हताश होकर स्वयं को काम में झोंकता गया। वह स्वयं को एक पल के लिए भी मुक्त नहीं रखना चाहता था। पवन मेहनती तो था ही, वापस एक अच्छा मुकाम पा लिया। वह जरा फ्री होता तो उसकी आत्मा उससे सवाल जवाब करने लगती थी। बेचैनी, तड़प और जुनून की हद तक काम में व्यस्त रहने वाले पवन में अतः अपनी इस कैद से मुक्त पाने की ख्वाहिश जागे। उसने निर्णय किया कि वह सुनीता से मिलकर उससे माफी मांगेगा। यही वह छोटा सा निर्णय था जो छोटा होते हुए भी एक भारतीय पुरुष के दम और अहं के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अंदर के पति और पुरुष के अहंकार को एक बिखरते हुए इंसान की आत्मा ने शांत किया था। वह अपनी सारी गलतियों के लिए सुनीता से माफी मांगना चाहता था। आज ऐसा लग रहा था मानो कई तूफान अचानक से शांत हो गए हैं, जैसे नदी चट्टानों से टकरा टकरा कर अब निश्चल हो गई थी। इससे पहले कि उसके भीतर का पुरुष दोबारा जाग जाए, वह रवाना हो गया अपनी जीवन संगनी से माफी मांगने के लिए। उसने निर्णय लिया कि सुनीता के जीवन को वो खुशियों से भर देगा। उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। उसका जीवन भी परिपूर्ण होगा। आज उसे परिवार और उसकी अहमियत का आभास हुआ था। इतने सालों के अपराध बोध और निराश से मुक्ति पाने के एहसास ने उसके रोम रोम में नया जीवन भर दिया था। इसी उत्साह में जब वह सुनीता के घर पर पहुंचा तो वह त्योहारों सा माहौल था। उसे लगा शायद सुनीता के घर वालों को उसके आने की खबर मिल गई है और अपनी बेटी के घर के दोबारा बसने की खुशी में इतनी साज सज्जा, बैंड बाजे इत्यादि रखे गए हैं। तभी उसे सुनीता के चाचा दिखाई दिए। चाचा जी, सुनीता कहाँ है? सुनीता बेटी तो दिल्ली में है, कलेक्टर बनी है। हमारी सुनीता आज ही UPSC का रिजल्ट आया है। हमारे कस्बे की पहली
लड़की है जो इतने बड़े ओहदे पर पहुंची है, इसलिए जश्न हो रहा है। सुनीता के चाचा ने जवाब दिया, 7 साल पहले के उत्साही पवन और आज के निराश हताश पवन में काफी बदलाव आ चुका था, इसलिए चाचा जी ने पवन को नहीं पहचाना और बधाई देने आए अन्य लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गए। इससे पहले कि सुनीता के माता पिता पवन को पहचान लेते, पवन वहां से चला गया। भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर सवालों के बवंडर में फंसा हुआ। क्या अब सुनीता उसे माफ करेगी? क्या वह भी ऊंचे ओहदे वाली अधिकारी बनने का दम दिखाएगी? जिस अहंकार ने पवन को घेर लिया था, क्या वो सुनीता को भी घेर लेगा? क्या पवन की ही तरह सुनीता अपने लिए कोई नया साथी नहीं तलाशेगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कनें रेल के इंजन की तरह धू-धू कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने की बजाय वो निराश हताश हो गया था। हताश अपनी शादी की आखिरी कड़ी के टूटने के डर से, हताश सुनीता को हमेशा के लिए खोने के ख्याल से, हताश अपनी ही गलतियों का अक्स सुनीता में देखने के भय से। वह पूरी तरह टूट चुका था। आज उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। उसे ऐसा आघात लगा था कि दर्द रगों को चीरकर निकल जाना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि परिवार का कितना अधिक महत्व है। वह अपने घर लौटा, लेकिन अपने घर पर सुनीता को पाकर अचंभित हो गया। क्या वो स्वप्न देख रहा है, या सुनीता आज उसके तानों का जवाब देने आई है, अथवा सुनीता उसको तलाक के कागज थमाने आई है? उसके चेहरे की चमकने में चौंधिया रहा था। पवन जिस सुनीता से मिलने वह समस्तीपुर गया था, वह स्वयं दिल्ली से उससे मिलने आ गई है। उसे तो खुश होना चाहिए, पर अंदर का पुरुष एक स्त्री के हाथों मिलने वाले अपमान की कल्पना मात्र से भी भयंकर था। एक स्त्री पुरुष के 1000 तानों को सुनकर भी जिंदगी जी लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री के मुंह से निकली एक भी बात को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानता है। पवन भी इसी भय से कांप रहा था। सुनिए, मेरा IAS में चयन हो गया है। अब तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। स्वयं को आपके काबिल बनाने के लिए मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, दिल्ली जाकर कोचिंग ली और अंत IAS बनने में कामयाब हो गई। यदि आपकी प्रेरणा न होती तो यह भी कभी संभव नहीं होता। मुझे माफ कीजिएगा। आपके भेजे हुए तलाक के कागज माँ बाप ने कभी मुझे दिखाए ही नहीं। उनको डर था कि कहीं मैं टूट ना जाऊं। आपके लायक बनने के लिए जो पढ़ाई करने का फैसला मैंने लिया था वो बदल ना दो, अन्यथा मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर देती। आज मेरा रिजल्ट आने पर ही माँ ने यह सच बता दिया और कहा कि अब मैं आपको तलाक दूं। लेकिन सच कहूँ, मैं हमारी शादी को एक मौका और देना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पवन को अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ, पर सुनीता तो हमेशा से ही परिवार को सबसे ऊपर मानने वाली लड़की थी। उसके लिए तो प्यार करने वाला पति और बच्चे ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज समाज में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचने और आर्थिक रूप से सबल होने के बाद भी वह इसलिए पवन के पास आई थी कि अपनी शादी को बचा सके। एक बात पवन निश्चित रूप से जानता है कि सुनीता की इस चाहत में कोई स्वार्थ नहीं है। यदि अपने परिवार को बचाने के लिए वह इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर सकती है, तो क्या पवन अपनी संजनी से माफी मांगकर अपनी नादानियों और बेवकूफियों से उत्पन्न हुई ग्लानि से मुक्ति नहीं पा सकता? उसे एहसास हुआ कि अब वह सुनीता को बदलने की ख्वाहिश रखने वाला पवन को स्वयं बदलने की जरूरत थी। वह सुनीता के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुनीता यह देखकर अचंभित थी, क्योंकि आज भी वह किसी माफी की अपेक्षा से नहीं, बल्कि अपनी शादी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। रितिका की बात सुनकर सुनीता की आंखें भर आई।
लेकिन उसका भी अंदेशा उसे था। बिना किसी सहारे के इतनी उपेक्षा भी पवन नहीं करता। सुनीता से माफी मांगकर पवन के तन मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा कि वह भारमुक्त हो गया है। सुनीता कुछ नहीं बोली, शांत होकर चुपचाप सुनती रही। पवन अपनी सारी ग्लानि, सारी कुंठा उड़ेल रहा था और सुनीता नीलकंठ भी की भांति उन विशेष भावों को पी रही थी, ताकि यह जहर भविष्य में उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। आज पवन यह बात समझ चुका था कि पति पत्नी के बीच का तालमेल उनके ओहदे, आर्थिक व सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए विश्वास, प्रेम और इस रिश्ते के लिए समर्पण से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत लोग कहेंगे कि सुनीता को भी दूसरी शादी कर लेना चाहिए था, पवन को माफ नहीं करना चाहिए था। जी, ये भी हो सकता था, पर इस कहानी में एक पत्नी के प्यार की जीत बताई है, एक पति का पश्चाताप बताया है।